प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के राष्ट्रपति ने मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से किया सम्मानित। दोनों नेताओं ने काहिरा में रणनीतिक साझेदारी संबंधी समझौता ज्ञापन पर भी किए हस्ताक्षर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में प्रगतिशील भारत रैली को किया संबोधित। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्व में मिली नई पहचान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल के गदपुरी में और भाजपा के हरियाणा प्रभारी विप्लव कुमार देव ने गुरुग्राम में गौरवशाली भारत रैली में की शिरकत। सीएम ने की बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो चलाने की घोषणा। और मुख्यमंत्री ने प्रॉपर्टी आईडी के लाभार्थियों के साथ किया संवाद। कहा, प्रदेश के 88 शहरी स्थानीय निकायों में सर्वे के आधार पर बनाई गई लगभग 40 लाख प्रॉपर्टी आईडी। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिस्र दौरे का आज आखिरी दिन है। मिस्र के राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने काहिरा में मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया। मिस्र या मानवता के लिए अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। साथ ही दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने और कारोबार व आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के हेलियोपोलिस शहीद स्मारक पर जाकर प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। हेलियोपोलिस मेमोरियल हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वार ग्रेस सिमिट्री का हिस्सा है। इस मेमोरियल को पोर्ट टॉफिक पर 3727 भारतीय सैनिकों के बलिदान की याद में बनाया गया था, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र और फिलिस्तीन के अलग अलग कैंपेन में शहीद हुए थे। पोर्ट टॉफिक का अनावरण सन 1926 में किया गया था। यह सुएज नहर के मुख्य द्वार पर स्थित है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काहिरा में अल हाकिम मस्जिद का दौरा किया। दाऊदी बोहरा समुदाय की मदद से इस मस्जिद को बहाल किया गया। इस मस्जिद का निर्माण 11वीं सदी में हुआ था। नरेंद्र मोदी सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों के अंतर्गत केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल चंडीगढ़ में प्रगतिशील भारत रैली को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ वर्ष पहले तक विश्व मंच पर भारत की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन आज जब भारत दुनिया के मंच पर बोलता है तो लोग ध्यान से लगाकर सुनते हैं। भारत का सिर गौरव से ऊंचा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा उसे करके दिखाया है। आज के कुछ वर्षों पहले यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था, दुनिया के मंचों पर भी जाकर कुछ बोलता था, तो भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए उस गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता था। लेकिन आज भारत दुनिया के मंचों पर जाकर कुछ बोलता है तो लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत दुनिया में बड़ी है और इस प्रकार से भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पटना में कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि यदि 23 जून की बजाय 25 जून को बैठक होती तो 25 जून 1975 को लगी इमरजेंसी की बरसी ही मना लेते। उन्होंने कहा कि विरोधी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा को हटाना चाहते हैं, लेकिन भाजपा को जनता का भरोसा प्राप्त है। पार्टियों ने 23 तारीख को पटना में एक मीटिंग की है सारे नेताओं ने, इसलिए देश में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 25 जून 1975 की, जब इस देश में इमरजेंसी की घोषणा इसी कांग्रेस की सरकार ने किया था। बहनों भाइयों, अच्छा रहा होता कि 23 जून के बजाय वो 25 जून वह बैठक कर लेते तो कम से कम इमरजेंसी की बरसी भी मना लेते।
वह मोदी जी को। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल जिले के गांव गतपुरी में गौरवशाली भारत रैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा सहित अन्य नेतागण मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो चलाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य किए हैं। सरकार ने सुशासन के तहत घर पर ही लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया है। सरकार ने परिवार पहचान पत्र बनाकर लोगों को सरकार की योजनाओं के साथ सीधा जोड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के साथ साथ कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। सुरक्षा का ध्यान किया है, उनकी शिक्षा का ध्यान किया है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान किया है और उनके स्वाभिमान का ध्यान किया है। किसी को ये नहीं कहा कि तुम अपने मन को महसूस करके काम करो, उनके रोजगार का ध्यान किया है और ये सब चीजें हम सुशासन से लेकर के आए हैं। अच्छा शासन, घर बैठे सेवाओं की सुविधा मिले, उनको योजनाओं की सुविधा मिले, जो ऑनलाइन किया है। देश भर की जनता जब बात भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार को कैसे चोट मारी है, कितने भ्रष्ट लोग हैं जो धर्म के आधार के ऊपर सारे देश में अपना इस प्रकार के धंधे चलाते थे, उनको एक एक को पकड़ कर निलंबित किया था। सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार ने भाई भतीजावाद को समाप्त कर जात पात से ऊपर उठकर हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मूल मंत्र के साथ सबका विकास किया है। पलवल जिले में केएमपी व केजीपी एक्सप्रेस वे बनाया गया है। हम तो सोचते सबका सोचते हरियाणा एक, हरियाणवी एक, जाति पाति से ऊपर उठकर, लेकिन वो लोग अपना परिवार से कुछ नहीं। हम परिवार हमको मानते हैं। मैं कहता हूँ हरियाणा के 280 लाख ये मेरा परिवार है। हम इस सारे मामले में मोदी जी की स्पष्ट है, इस मामले में योगी जी की स्पष्ट है और यही हाल मनोहर लाल, कोई चिंता करने की जरूरत है किसी को। उधर गुरुग्राम के पटौदी में भी गौरवशाली भारत जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रभारी विप्लव कुमार देव ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। विप्लव कुमार देव ने कहा कि बारिश के बावजूद इस जनसभा में बड़ी संख्या में आई जनता को देखकर मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं कि हरियाणा की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की योजनाओं से प्रभावित है और उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को महसूस किया है। उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास और उत्साह को देखकर स्पष्ट है कि जनता एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रॉपर्टी आईडी के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। संवाद के दौरान लाभार्थियों ने प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि पहले रजिस्ट्री करवाने और प्रॉपर्टी आईडी लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन सभी प्रक्रियाओं के ऑनलाइन होने से हमें बड़ी राहत मिली है और अब घर बैठे ही प्रॉपर्टी आईडी प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 88 शहरी स्थानीय निकायों में सर्वे के आधार पर शहरों में लगभग 40 लाख प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई हैं। इन प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित जो भी त्रुटियां हैं उन्हें आगामी 1 माह में दुरुस्त किया जाएगा। अभी तक लगभग 8,35,000 में से 5,64,000 आपत्तियां दूर की जा चुकी हैं। तो कुल मिलाकर लगभग 1.5 लाख प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं उन्होंने ही स्थापित किया, बाकी लोगों ने उसको छोड़ दिया। बल्कि हाँ, जिनकी गलत प्रॉपर्टी थी उनकी शिकायतें, उनकी आपत्तियां ये दर्ज होने लगी, तो उसमें भी बड़ी संख्या में लगभग 8.5 लाख, अगर ठीक मैं कहूँ तो 8,49,000 ये आपत्तियां हमारे पास आई और उस 8,49,000 में से हमारे डिपार्टमेंट ने 5,77,000 आपत्तियों को और ठीक किया। और इन ठीक करने के बाद उस समय एक प्रावधान किया कि जिसमें विवरण ठीक नहीं है उसको रिजेक्ट करते थे। बाद में ध्यान में आया कि रिजेक्ट करने से भी समस्या का हल नहीं होगा। हमने उसके बाद उसको वापस आपके पास भेजना शुरू किया कि आप उस विवरण को ठीक करें। अब आगे से किसी प्रकार का रिजेक्शन नहीं होगा, जो भी आपत्ति होगी
ठीक होगी तो उसको अप्रूव किया जाएगा। अगर आपत्ति ठीक नहीं है और आपकी ओर से कोई उसमें जानकारियां कम दी गई हैं तो आपको वापस भेजा जाएगा ताकि आप उसको ठीक करके दोबारा से भेज। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की आवश्यकता नहीं होगी। कॉलोनी का कोई भी व्यक्ति कॉलोनी को नियमित करने के लिए आवेदन करेगा तो उसे अप्रूव कर दिया जाएगा। सर्वे के बाद हम सब कॉलोनी को अप्रूव करेंगे। अभी तक एक शर्त थी कि हर कॉलोनी जिसको नियमित करना है उसका RWA का कोई ना कोई स्वरूप होना चाहिए। आज से मैं ये घोषणा करता हूं कि हम RWA की आवश्यकता नहीं रहेगी। कॉलोनी का यदि एक व्यक्ति भी और कोई आकर के अपनी एप्लीकेशन देता है कि हमारी कॉलोनी अनअप्रूव्ड है, उसको अप्रूव किया जाए, उसका भी सर्वे कराया जाएगा और सर्वे करा करके और हम आगे बढ़ेंगे। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1975 में लगाए गए आपातकाल पर ट्वीट करते हुए कहा कि मैं उन सभी साहसी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया और हमारी लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने के लिए काम किया। आपातकाल के काले दिन हमारे इतिहास के लिए न भूलने वाला वो दौर है जो उन मूल्यों के बिल्कुल विपरीत है जिनका जश्न हमारा संविधान मनाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि आज ही के दिन 1975 में एक परिवार ने अपने हाथ से सत्ता निकलने के डर से जनता के अधिकारियों को छीन व लोकतंत्र की हत्या कर देश पर आपातकाल थोपा था। अपने सत्ता स्वार्थ के लिए लगाया गया आपातकाल कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता का प्रतीक है और कभी न मिटने वाला कलंक है। उस कठिन समय में अनेक यातनाएं सहकर लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए लाखों लोगों ने संघर्ष किया। मैं उन सभी देशभक्तों को दिल से नमन करता हूं। वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास में काला अध्याय है। देश 25 जून इमरजेंसी के यानी कि आपातकाल को नहीं भूल पाएगा। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने देश के ऊपर जो इमरजेंसी थोपी थी, देश के हजारों नेताओं को जेल में डाल दिया, अत्याचार किए गए, नसबंदी से लेके ना जाने क्या क्या किया और यहां तक कि अखबारों के ऊपर भी जिस तरह से अत्याचार किए गए, पत्रकारों को भी जेल में डाल दिया गया। काला अध्याय अगर देखा जाए तो भारत के 75 साल के इतिहास में 25 जून 1975 है जहां मध्य रात्रि में आपातकाल लगा दिया गया था और देश के लोगों को यातनाएं झेलनी पड़ी थी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज ये खड़ा होता है, मंच ऐसा दिखा जहां पर जिन्होंने आपातकाल के समय जेल भुगती, लालू जी थे, नीतीश जी थे या अखिलेश जी उस दल से आते हैं जहां पर मुलायम सिंह यादव जी ने उस समय भी यातनाएं झेली, ममता बनर्जी जी जिन्हों को सड़कों पर पीट पीट कर पहले बालों पकड़कर खींचा गया था, आज वो सब लोग उस कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाने की बात करते हैं। मणिपुर के मौजूदा हालात पर कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की स्थिति पर पहले दिन से ही नजर बनाए हुए हैं और इस समस्या के समाधान के लिए पूरी संजीदगी से मार्गदर्शन कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार मणिपुर समस्या के समाधान के प्रति वचनबद्ध है और इस बात को प्राथमिकता दी जा रही है कि किसी और की जान न जाने पाए। उन्होंने कहा कि 13 जून से मणिपुर में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और अब तक लूट के 1800 हथियार सौंपे जा चुके हैं। गृह मंत्री ने बताया कि राज्य में 36,000 सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और भारतीय पुलिस सेवा के 40 अधिकारियों को मणिपुर भेजा गया है। राज्य में 20 चिकित्सक दल भेजे गए हैं और दवाएं सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। अमित शाह ने मणिपुर में स्थिति में सुधार, शांति बहाली तथा विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास बहाली के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। उन्होंने मणिपुर मुद्दे के समाधान के लिए बहुमूल्य सुझाव देने पर सभी राजनीतिक दलों का आभार व्यक्त किया। प्रदेश भर में कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, हरियाणा और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 5वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर टाबर उत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। यह उत्सव राज्य के 22 जिलों के 22 सरकारी विद्यालयों में किया जा रहा है। इस कड़ी में सिरसा जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय
नुहियावाली में चल रहे उत्सव में बच्चे विभिन्न कलाकृतियां बनानी सीख रहे हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य राजकुमार ने बताया कि यह प्रदेश सरकार की एक अच्छी पहल है। यहां बच्चों को विभिन्न क्रियाएं सिखाने का मौका मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इस उत्सव के माध्यम से बच्चे अपने हुनर के साथ साथ प्राचीन संस्कृति को भी जान रहे हैं। बच्चे जो हैं वो प्रतिदिन विद्यालय में आकर के प्रातःकाल 9 से 12 बजे तक आकर के अपनी कला के बारे में, हमारी प्राचीन संस्कृति के बारे में अच्छी तरह से सीख रहे हैं। और मुझे बड़ा उल्लास है कि हमारे यहाँ इस विद्यालय में जो 50 बच्चे प्रतिभागी के रूप में भाग ले रहे हैं, उन्होंने पिछले 15-20 दिनों में बड़ी अच्छी प्रगति की है। और मुझे ये देख करके बड़ा अच्छा लगा है कि बच्चे जो हैं वो अपने परिवेश की चीज़ों को देख करके कुछ सीखने का कार्य कर रहे हैं। वहीं प्रशिक्षक रवीना सारन ने बताया कि इसमें हम विद्यार्थियों को आर्ट कला सिखा रहे हैं। इस उत्सव में भाग लेने के लिए बच्चों में काफ़ी उत्साह है और वे नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। उत्सव में भाग ले रहे बच्चों ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन हर साल होने चाहिए। और इसके अंदर हम अपनी अनुभूतियां और जो भी इमेजिनेशंस होती हैं, बच्चे कई बार एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ें आर्ट के थ्रू अपना निकाल के प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें फ्यूचर भी अच्छा है। अखबार का कोई कचरा पड़ा होता है घर पे, मैं उसको उठा लेती हूँ और उससे कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। अगर वेस्ट पेज पड़े होते हैं तो उससे भी कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। घर पे कुछ मिट्टी मिल जाती है तो उससे भी कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब इस काम से हमें काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा नॉलेज आ गई है कि हमें जो वेस्ट मटेरियल है उसका यूज़ करना चाहिए। हमने क्ले पे भी बहुत सारा काम किया है, जैसे गिलहरी बनाई है और पीओपी पे सर मधुमक्खी वगैरह बनाई है। और सर हमें इस कैंप में आने से सर बहुत खुशी है। हमने पीओपी पे भी बहुत अच्छा काम किया है, जैसे डॉल वगैरह उस पे बनाई है। क्ले से भी हमने बहुत अच्छा किया है। सर हम ये चाहते हैं भी हमारे पूरे हरियाणा में हर साल ये ऐसा कैंप लगता रहे। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।